नमस्कार साथियों, वरदान डिजिटल क्लासेज में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, उन पर बिल्कुल बारीकी से, विस्तार से चर्चा करेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रश्न आने की संभावना रहती है। क्या अपने को पढ़ना चाहिए? क्या छोड़ना चाहिए? इन सभी पर बहुत ही बारीकी से विश्लेषण के साथ में हम चर्चा करने वाले हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे कि पूरे अंक अर्जित हो सके। तो हमारी पूरी चर्चा आज के सेशन में रहेगी। बहुत से साथी आप में से पहले से भी जुड़े होंगे और कुछ नए भी जुड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, अपना एक पुराना चैनल था डीएस तंवर वरदान नाम से। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वहाँ नियमितता नहीं रह पाई और नियमित क्लास भी मतलब नहीं डल पा रही है वहाँ पे। इसलिए ये एक नया चैनल वरदान डिजिटल क्लासेज नाम से ही बनाया है और इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। जी हाँ, तो सभी सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक अवश्य करना। और इसी संदर्भ में मैं आपके लिए एक महा ऑफर भी लेकर आया हूं। ये ऑफर है हमारे शुरुआती 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मात्र 555 रुपए में। नेट जेआरएफ का कोर्स है अपना, वैसे 1999 का चल रहा है, लेकिन प्रारंभिक 100 सब्सक्राइबर्स जो होंगे अपने इस चैनल के, उनके लिए मात्र 555 रुपए में। करना क्या है? तो उसमें केवल इतना ही करना है कि आपको सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं 7688824989, इन पर व्हाट्सएप करना है। स्क्रीनशॉट मतलब भेज देना है। ठीक है, आपका कोर्स मात्र 555 रुपए में 1 साल की वैधता के साथ में चालू हो जाएगा। तो ज्यादा खर्चा भी नहीं करना और पूरा इतिहास बहुत ही बारीकी के साथ में आप ऐप पर भी पढ़ पाएंगे। ओके, चलो अब आ जाओ, अपने बिंदु की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हमारा बिंदु है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो देखो साथियों, आपके सामने ये कुछ पद्धतियां हैं। वर्णानुक्रमी पद्धति रहेगी, एक कालानुक्रमी पद्धति रहेगी, एक वैज्ञानिक पद्धति रहेगी, विधेयवादी पद्धति रहेगी और आलोचनात्मक पद्धति रहेगी। ये कुछ पद्धतियां हैं। यहां से कैसे प्रश्न आते हैं, इनको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कौन सी? वर्णानुक्रमी पद्धति है। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम बात कर लेते हैं और पहली जो पद्धति है अपनी, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, वर्णानुक्रमी पद्धति क्या होती है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये शब्द हमें दिख रहा है वर्णानुक्रम, इसी से आप समझ सकते हैं वर्ण प्लस अनुक्रम और फिर इसमें ई लगा दिया है बस। वर्णों का अनुक्रम, ये देखिए, मतलब ये समझिए अपने जो अल्फाबेट होते हैं ना, वर्णमाला, तो वर्णमाला का जो अनुक्रम है उसी के अनुसार जो रचनाकार है ना, उनको रखा गया है। किसके अनुसार? अल्फाबेट के अनुसार। अपनी भाषा में समझो, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा जो नाम चढ़ाते हैं ना रजिस्टर में, तो उसमें क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली तो होते हैं। अब उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां तो केवल वर्णों का अनुक्रम अपनाया जाता है।
तो सेम उसी आधार पर अपन एक तरह से कह सकते हैं कि शब्दकोश पर आधारित है ये। तो देखो इसमें क्या बिंदु ध्यान रखने हैं। तो पहला बिंदु तो हमारा रहेगा वर्णमाला के वर्णमाला के जो वर्ण हैं, वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम में रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। परिचय दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हुई भाई। दूसरी अगर बात करें तो ये देख सकते हैं अपन शब्दकोश पर आधारित। भाई शब्दकोश कैसे होता है, डिक्शनरी जो होती है उसमें अल्फाबेट से ही तो होते हैं, एक तरह से वर्णमाला से ही होते हैं। तो किस पर आधारित हो गई ये, शब्दकोश पर आधारित है ना। तो इस तरह से हम दूसरा बिंदु लिख सकते हैं, यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। ये लो है ना, शब्दकोश की तरह होती है। अब इसमें देखना, जैसे अपन बात करें कि प्रथम कवि जैसे गारसादे तासी की बात करें, तो अंतिम कवि, तो जो हिंदी में अनुस्वार को पहले लिया जाता है ना, तो अंगद पहले कवि माने गए हैं। कौन है, अंगद। खैर इनकी चर्चा है, जो परंपरा पढ़ेंगे गारसादे तासी को विस्तार से उस समय करेंगे। फिलहाल अपने को पद्धतियों में क्या देखना है, उसमें पहली बात तो हमारी ये पद्धति होती क्या है उस पर ध्यान देना है। वर्ण प्लस अनुक्रम प्लस ए। तो इसका मतलब सीधा हुआ, वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम में रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। यह पद्धति है वो किसकी तरह होती है भाई, शब्दकोश की तरह होती है। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, यह है सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन एवं अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। ये देखिए सबसे प्राचीन है लेकिन अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक का कारण क्या है समझिएगा। आप इतना सा देखें, खुद भी सोचें कि अगर मान लो कोई इतिहासकार बहुत पीछे जन्म लेता है, लेकिन उसके नाम का जो प्रथम वर्ण है वो मान लो वर्ण अनुक्रम में सबसे पहले आ गया, तो वो पीछे वाला है उसका जिक्र पहले होगा, और जो सबसे पहले वाला है उसका अनुक्रम बाद में आ रहा है, तो उसका तो वर्णन कहां चला गया, सबसे पीछे चला गया। तो इसमें मतलब ये है कि जो काल है ना, कौन सा इतिहासकार कह दे अपन, रचनाकार कह दे, कवि कह दे, ये पहले किसका समय रहा, बाद में किसका समय रहा, उसमें कहानी बिल्कुल खिचड़ी जैसी हो जाती है। तो यही कारण है कि ये सबसे प्राचीन तो है लेकिन अमनोवैज्ञानिक है। बात समझ में आ गई होगी। हाँ चलो, तो कहने का मतलब वर्णों का जो अनुक्रम है उससे रखा जाता है, इसलिए जो उनका समय रहा ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसी वजह से बीच में कोई आ गया, आगे कोई आ गया, पीछे कोई आ गया, लेकिन उनका समय है ना वो फिर कहां कैसे डिसाइड करेंगे।
तो वो दिक्कत हो जाती है, तो अमनोवैज्ञानिक हो गई। आगे बात करते हैं। इसको अपनाने वाले कौन है भाई? प्रयोक्ता कौन है इस पद्धति के? ये प्रश्न कई बार आता है, तो ध्यान रखें। कौन है? गार्सा दे तासी। गार्सा दे तासी जो हैं, इन्होंने इस पद्धति को अपनाया है। और ये फ्रेंच थे भाई, फ्रेंच विद्वान थे ये, ध्यान रखें। फ्रेंच विद्वान, ये देखिएगा, फ्रेंच विद्वान थे गार्सा दे तासी। इन्होंने इस पद्धति को अपनाया था। हालांकि विस्तार, जब परंपरा आएगी ना, तो इसमें गार्सा दे तासी के बारे में अपन पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाने वाले कौन है। तो एक तो प्रयोक्ता कौन हो गए भाई? एक तो हो गए आपके गार्सा दे तासी। अब गार्सा दे तासी है ना, इनके ग्रंथ का नाम याद रख लेना भाई। रचना कौन सी है? तो इनकी रचना का नाम है इस्तवार दे ला इस्तवार de la literature literature endui endui हिंदुस्तानी। ये देखो, यहां से प्रश्न रहेगा आपका, वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाने वाले एक तो कौन हो गए? गार्सा दे तासी हो गए, फ्रेंच विद्वान थे, यानी फ्रांस से संबंध है इनका। और ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है ना, ये इनके ग्रंथ का नाम रहेगा। एक तो ये विद्वान हो गए भाई। अगर दूसरी बात करें अपन, तो दूसरे रहेंगे भाई शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने भी यही पद्धति अपनाई है, और इनकी रचना है, वो है शिव सिंह सरोज। यस, इतनी सी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आएगी? पहली पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रमी पद्धति। बहुत ही आसान सीधी सी बातें हैं इसमें। वर्णों के अनुक्रम जो है, उसके आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। शब्दकोश की तरह होती है, सबसे प्राचीन है, लेकिन अमनोवैज्ञानिक है। प्रयोक्ता कौन कौन है? तो एक नाम आता है गार्सा दे तासी का, फ्रेंच विद्वान है। रचना का नाम है, वो ध्यान रखेंगे, इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और दूसरे जो विद्वान हैं, वो है शिव सिंह सेंगर, और रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। इन दोनों ने इस पद्धति को अपनाया है। कौन सी को? वर्णानुक्रमी को। ठीक है भाई, तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे। बाकी विस्तार से हम पढ़ेंगे किसमें, क्योंकि इनका एक तरीका होता है पढ़ने का। अभी अपन पढ़ रहे हैं पद्धति कौन कौन सी है और वहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, बस ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। परंपरा जब पढ़ेंगे तब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपनी नियमित क्लासेस रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। चलो ठीक है, दूसरी पद्धति लेते हैं भाई, कालानुक्रमी पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है? कालानुक्रमी पद्धति। देखो, इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं, टुकड़े कर लेंगे, काल प्लस अनुक्रम, और फिर लास्ट में ई है। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो उसमें तो अल्फाबेट के हिसाब से काम था,
यहाँ काल के हिसाब से, मतलब जन्म तिथि के हिसाब से, कि जन्म तिथि के हिसाब से ये जो पहले आया उसका वर्णन पहले, बाद वाले का बाद में। तो काल यानी समय के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। एक तरह से हम कहें जन्म तिथि के आधार पर, है ना? तो चलो पहला बिंदु बन जाएगा इसमें रचनाकारों की जन्म तिथि के आधार पर परिचय दिया जाता है। यस, किसके आधार पर? जन्म तिथि के आधार पर, है ना? तो इससे पहले वर्णानुक्रमी पढ़े, उसमें जो नाम का पहला वर्ण है ना उसके आधार पर, और यहाँ काल मतलब कि समय, समय का तात्पर्य किससे? जन्म तिथि से हो गया। तो जन्म तिथि के आधार पर परिचय दिया जाता है रचनाकारों का। ओके, अब देखो जरा इसके प्रयोक्ता कौन कौन है। तो अगर अपन बात करें प्रयोक्ता, प्रयोक्ता जिसमें पहला नाम है ना, ये पहला नाम आता है आपका जॉर्ज गिरियर्सन का। जॉर्ज गिरियर्सन, ठीक है, ये ध्यान रखना। जॉर्ज गिरियर्सन ने कौन सी पद्धति अपनाई है? कालानुक्रमिक। और इनकी जो रचना है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक तरह से अंग्रेजी साहित्यकार है, तो रचना भी देखो अंग्रेजी में है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये अब ध्यान रखना इसमें प्रश्न, रचना का नाम देकर के रचनाकार का नाम तो जनरली पूछा ही जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसने कालानुक्रमी पद्धति अपनाई, या कौन सी रचना में कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखने की बात है। तो एक प्रयोक्ता कौन हो गए? जॉर्ज गिरियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये ध्यान रखना है इसमें। और दूसरा नाम जो आता है वो आता है भाई मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु, है ना? और मिश्र बंधु जो है इनकी रचना रही है कौन सी? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, ये लीजिए। बस इतना सा ध्यान रखना है, पद्धति क्या होती है और अपनाने वाले यानी प्रयोक्ता कौन है और रचना उनकी कौन सी है। तो चलो इस पद्धति को एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लास में याद हो जानी चाहिए। कालानुक्रमी पद्धति का मतलब है आधार किसको बनाया गया है? काल को, समय को। यानी रचनाकार जो है उनकी जन्म तिथि जो है उसको आधार बना करके और फिर परिचय दिया गया है रचनाकारों का। ओके, प्रयोक्ता कौन कौन है? तो एक तो जॉर्ज गिरियर्सन का नाम ध्यान रखना है और एक मिश्र बंधु का, दोनों की रचनाएं हैं उनको भी ध्यान रखना है। जॉर्ज गिरियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेज थे, और एक मिश्र बंधु विनोद है। ठीक है, चलो यहां तक अपनी बात पूरी होती है। इससे आगे बढ़ते हैं तीसरी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक
पद्धति। हाँ भाई, वैज्ञानिक का मतलब किससे है? विज्ञान, विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक, ऐसे शब्द बना है। तो आप लोगों को ये पता ही है, वैज्ञानिक क्या होते हैं? जो हर चीज को परख ले और वो कसौटी पर फिर खरा उतरे, वो वैज्ञानिक पद्धति है ना। तो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं? देखो कौन कौन सी बातें रहेंगी इसमें वैज्ञानिक पद्धति में। पहली बात, साहित्य की जो प्रवृत्तियां है ना, प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। तो पूरा विश्लेषण होगा कौन सी पद्धति में? वैज्ञानिक पद्धति में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, साहित्य की प्रवृत्तियों का, साहित्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति है, नाम से ही पता चल रहा है। तो साहित्य की जो प्रवृत्तियां है ना, उनका क्या किया जा रहा है? विश्लेषण। और साथ में देखो, एक बात ये हो गई। दूसरी बात इसमें, भाषा का जो विकास क्रम है ना, उसको भी ध्यान में रखेंगे कि भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। और फिर जैसे जैसे युगीन परिस्थितियां आई, तो रचनाकार जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ा युगीन परिस्थितियों का। तो ये बातें हैं जो इसको वैज्ञानिक बनाती है ना। तो सारी, मतलब एक तरह से शोध हो गया पूरी तरह से, वैज्ञानिक का काम ये है ना। देखो, ये तो हो गया पहला। दूसरा बिंदु लिखते हैं अपन, भाषा के विकास क्रम, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखते हुए रचनाकार एवं युगीन परिस्थितियों, युगीन परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण। यस, तो ये बातें रहती है इसमें, एक बार ध्यान से देखेंगे। साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण होता है, एक बात तो। दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो पद्धति है, इसमें भाषा के विकास क्रम को तो ध्यान में रखा ही जाता है, उसके साथ साथ रचनाकार है और युगीन परिस्थितियां हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी विश्लेषण इसमें किया जाता है। कौन सी पद्धति में? वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रयोक्ता की। भाई, प्रयोक्ता कौन है? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले कौन है? तो इसको अपनाने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। कौन है भाई? गणपति चंद्र गुप्त, ये नाम याद रखना है आपको, गणपति चंद्र गुप्त। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और रचना की बात करें तो देखो, गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, उनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम में ही आ रहा है, वैज्ञानिक इतिहास। तो वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करते हैं भाई। ये क्या नाम है रचना का? ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये लो, तो नाम में दिख रहा है अपने को, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है वैज्ञानिक पद्धति से, और कुछ नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति में होता क्या है? साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण होता है एक तो। दूसरी बात, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा जाता है। रचनाकार और जो युगीन परिस्थितियां हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका विश्लेषण किया जाता है। कौन सी पद्धति में? वैज्ञानिक पद्धति में।
और इसके प्रयोक्ता कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त हैं जो इसके प्रयोक्ता हैं, यानी प्रयोग करने वाले हैं। और उनकी रचना कौन सी है जिसमें इस पद्धति को अपनाया गया है? तो वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आती है अपनी विधेयवादी पद्धति। कौन सी आती है? विधेयवादी पद्धति। एक महत्वपूर्ण पद्धति है ये विधेयवादी पद्धति। सबसे पहले अगर बात करें कि भाई इस पद्धति के जनक कौन है, ये प्रश्न रहता है, तो याद रखेंगे बेन या तेन महोदय, है ना। तो ये नाम मिल जाता है बेन तेन, इस तरह से बोलते हैं बेन या तेन महोदय। ये विधेयवादी पद्धति के जनक रहे हैं, है ना। और फिर देखो इन्होंने इस पद्धति में बताया है कि 3 तत्व स्वीकार किए हैं। किसने? बेनतेन महोदय, है ना। इन्होंने साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें इनका मानना था कि 3 तत्व विद्यमान रहते हैं। तो कौन कौन से तत्व माने हैं इन्होंने? तो ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहां से। नंबर 1 जाति, नंबर 2 वातावरण, वातावरण साहित्य में क्या क्या रहता है उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 3 क्षण विशेष। ठीक है, ये 3 तत्व माने हैं। तो यहां से एक प्रश्न पहले भी बन चुका है। बेनतेन महोदय में साहित्य की प्रवृत्तियों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं माना? तो 3 तो ये दे रखे हैं, चौथा कोई भी तत्व आएगा तो वो नहीं माना। इस तरह का प्रश्न है जो ध्यान रखना बन सकता है। ओके, किसने माने हैं? बेनतेन महोदय ने ये तत्व माने हैं। ये तीनों तत्व हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा भाई। बहुत ही अच्छे। अब इस पद्धति में होता क्या है वो देखो। इसमें क्या होगा भाई? जो प्रवृत्तियां है ना का विश्लेषण तो होता ही है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण होगा, लेकिन साथ ही साथ प्रवृत्तियों के विश्लेषण के साथ में उनमें तुलनात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण ये इसे अलग बनाती है ना। प्रवृत्तियों का विश्लेषण और तुलनात्मक दृष्टिकोण, ये क्या है? विधेयवादी पद्धति है। और एक पॉइंट ले लो बस, अपनाया किसने? प्रयोक्ता कौन है इसके? तो इसके प्रयोक्ता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया है इसको। और शुक्ल जी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लीजिएगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है इन पद्धतियों में, वो शुक्ल जी वाली जो ये पद्धति है, कौन सी? विधेयवादी। इस पद्धति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ इनमें से, तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी मानी जाती है? विधेयवादी। क्योंकि प्रवृत्तियों का विश्लेषण तो इसमें हो रहा है, वैज्ञानिक में भी हो रहा था, इसमें भी, लेकिन इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो इससे ये और भी बेहतर बन जाती है। ओके, आपको पता ही है कि ये जो परिभाषा दिख रही है, जाति, वातावरण, क्षण विशेष, तो आचार्य शुक्ल जी की परिभाषा प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो मतलब जनता की जो चित्तवृत्ति होती है ना, उसी का संचित प्रतिबिंब क्या होता है? साहित्य में दिखाई देता है। तो
कुल मिला के ये सारी बातें, और इसमें एक चीज़ रखेंगे कि ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई हैं? समाज से। ठीक है ना? तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता जो है उसकी चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये अगर कहना था किसका? शुक्ल जी का। ये बातें मैं आपको बाद में लिखाऊँगा। अभी यहाँ अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं। पद्धतियों में केवल ये बातें सीखने की होती हैं, है ना? जब शुक्ल जी को विस्तार से पढ़ेंगे परंपरा में, तो वहाँ फिर मैं ये सारी बातें विस्तार से आपको दिखाने वाला हूँ। ओके? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये विधेयवादी पद्धति है, अपनी समाप्त होती है, यहीं तक ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेते हैं आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति। नाम से ही पता चल रहा है आलोचनात्मक। आलोचना क्या होती है? गुण और दोष, जो भी रचनाएँ हैं ना रचनाकारों की, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है? मतलब एक तरह से कहें, मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। किसमें? आलोचनात्मक पद्धति। तो बहुत ही अच्छी पद्धति है हालाँकि ये भी। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रचनाओं के गुण, दोष। रचनाओं के गुणों, ऐसे करो, गुणों एवं दोषों का विश्लेषण करते हुए मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाता है। ये बात है, देखो, रचनाओं के गुणों दोषों का विश्लेषण करते हुए मूल्यांकन है, उस पर विशेष बल दिया जाता है। अच्छा भाई, ये बात हो गई एक तो। और दूसरी बात, अपना ही किसने, ये ध्यान रखना है, प्रयोक्ता। तो इसके प्रयोक्ता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है ना, वो अपनाते हैं कौन सी पद्धति भाई? आलोचनात्मक पद्धति। और इनकी जो रचना है, उस रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य, नाम में ही पता चल रहा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आलोचनात्मक इतिहास दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भाई आलोचनात्मक पद्धति को अपनाने वाले। ठीक है, ये पद्धतियां थी भाई। तो कुल मिला के हमने कौन सी पद्धति है, उसमें क्या होता है, और प्रयोक्ता कौन है, रचना कौन सी है, बस इन बातों को ध्यान में रखना है पद्धतियों में, और कोई ज्यादा हेडक आपको लेनी नहीं है। ठीक है ना? तो आज पद्धतियों की बात हमारी हुई। तो ये बहुत ही शानदार, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, सभी का लिया भी होगा। और विशेषतः देखो, ये बुक दिख रही है आपको, ये हिंदी साहित्य का तथ्यात्मक इतिहास है। पूरी हैंड रिटन बुक है ये, देखो, बहुत ही शानदार तरीके से लिखाई हुई है। अगर आप ये पुस्तक लेना चाहें, तो ये पुस्तक भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। क्या करना है? ये डेमो है पीछे, ये आप ज़रूर देखना, और जो नंबर मैंने शुरू में दिए थे स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ओके? तो लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा लगा हो तो कमेंट